गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 10 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम जानेंगे सारी। 10 अक्टूबर 1756 में जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कोलकाता पर दोबारा से कब्जा कर लिया था। सन 1845 में अमेरिका ने मैरीलैंड के अन्नापोलिस में नौसेना अकादमी खोली थी। सन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1910 में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सन 1906 में भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण जी का जन्म हुआ था। सन 1954 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ था 1954 में। और इसी के साथ सन 2011 में भारत के प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी का निधन हुआ था 2011 में 10 अक्टूबर को। तो जान लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपके पास दिनेश कुमार खारा, संजीव मिश्रा, हसमुख अली अधिया या फिर मुरली राधा स्वामी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देते चलिए। तो यहाँ पे आप बताइए कि SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। चलिए इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा जी। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली और रजनीश कुमार ने हाल ही में अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। परंपरा के अनुसार SBI के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंध निदेशकों के समूहों से की जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई। ये तो ठीक है, दिनेश कुमार खारा जी हमारे नए SBI के चेयरमैन हैं। इसके पहले कौन थे जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, रजनीश कुमार जी। ठीक है, तो ये हमको ये चीज़ मिल गई। और दिनेश कुमार खारा जी का जो नियुक्ति हुई है चेयरमैन में, ये कब तक के लिए की गई है, 3 साल तक के लिए ये रहेंगे। चलिए 2020 के भौतिकी के नोबेल प्राइज में, नोबेल पुरस्कार में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। चलिए आपको बताना है 2020 के नोबेल प्राइज विनर कौन रहे। ऑप्शन है आपका जेम्स पिबल्स और मिशेल मेयर एंड डिडियन क्लोज। सेकेंड है आर्थर आश्किन और गेराज मैरोन और डोना स्ट्रिकलैंड। ऑप्शन नंबर सी रेनर वीस, बैरी सी बरिश और किप एस थोर्ने। और डी ऑप्शन है रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गैंजेल और साथ ही साथ में आंद्रे गेस। चलिए आप बताइए इसमें से आंसर क्या रहेगा। आप चाहें तो सिर्फ इसका ऑप्शन भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर है रोजर पेनरेस, राइनहार्ड गैंजेन या फिर आंद्रे गेस। ऑप्शन नंबर डी। इस साल भौतिकी का नोबेल प्राइज रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेन और आंद्रे ग्रेस को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है। यूके में पैदा हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने और रोजर पेनरोस ने पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। राइनहार्ड ग्रेजन आंद्रेया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आडिया, रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस कंपनी में, रिलायंस रिटेल में। ऑप्शन है आपके पास
4,512.50 करोड़ रुपए, 5,512.50 करोड़ रुपए, या फिर 2,512.50 करोड़ रुपए, या फिर 5,919.50 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है 5,212.50 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आडिया रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही दोनों कंपनियों में और भी वैश्विक निवेशों ने शेयर पूंजी लगाई है। इस निवेश के साथ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का धन पूर्व इक्विटी मूल्य 4.258 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। धन पूर्व इक्विटी मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कैपिटल की बात कर दी। यहाँ पे रिलायंस वेंचर लिमिटेड का जो धन पूर्व इक्विटी कैपिटल है वो कितना हो गया, 4.285 लाख करोड़ रुपए हो गया। यहाँ पे किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की योजना बनाई है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। दोस्तों अगर आपसे आंसर आता है तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्थलन पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा हेतु भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई और भी कि यही तो वही डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम जो है वो गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए किया, ये तो ठीक है। इसी के साथ साथ ये डिजिटल सेवा सेतु योजना जो है वो भारत नेट परियोजना के तहत शुरू की गई है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, गुजरात के गाँवों को डिजिटल सेवा में जोड़ना और 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ना और उनको आगे बढ़ाना, ये गुजरात सरकार की यहाँ पे योजना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा गया है? यहाँ पे आपको बताना है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको साई बोलते हैं हम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने प्रशिक्षकों को कोचेस को कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए बोला है एक साल में? ऑप्शन है आपके पास 3 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 5 बार। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, कितने बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा अब? चलिए इसका आंसर है 2 बार। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानदंडों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। यहाँ पर मोदी जी ने ये बात रखी कि भाई हमारे जो स्पोर्ट्स के प्रशिक्षक हैं, जो कोच हैं, वो उनको फिट रहना जरूरी है, तभी तो वो सिखा पाएंगे। जब वो फिट नहीं रहेंगे तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कैसे सीखेंगे? इसलिए उन्होंने यहाँ पे फिट इंडिया संवाद में मानकों का उल्लेख किया कि भाई आपकी एज के अनुसार, आपके आयु के अनुसार आपको कितना फिट रहना चाहिए, ये आपका तय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर, जिसको कंपनसेशन सेस बोलेंगे, से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच में किया जाएगा? ऑप्शन है आपका 10,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए या फिर 20,000 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो किया जाएगा, राज्यों को वितरण किया जाएगा? चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहेगा।
10,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, या फिर 40,000 करोड़ रुपए, या फिर 20,000 करोड़ रुपए? चलिए, इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन सेस बोला जाता है जिसको से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का आईजीएसटी उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये बात कर दी कि जो भी पैसा जो है वो देना है राज्य सरकारों को, वो अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चलिए, इसका आप बताइए किसने किया ये। ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या फिर जापान। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किस देश ने किया? चलिए, इसका आंसर है भारत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण में हाइब्रिड तकनीक को शामिल किया गया जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करती है और मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो प्रणाली देश की समुद्री रणनीति क्षमताओं को मजबूत करने के में एक अहम कदम है। यह प्रक्षेपण एवं प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। हमारा भारत देश लगातार अपने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है वो लगातार रक्षा के लिए तत्पर है, क्योंकि अभी सीमा पर हमारा चीन के साथ थोड़ा सा तनाव चल रहा है। इसको देखते हुए भारत अपनी पूरी तैयारी में लगा है कि मान लीजिए अगर कुछ होता है, मान लीजिए अगर कुछ परेशानी आ जाती है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम अपने आप में पूरे सक्षम हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? चलिए, एक और क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे भारतीय रक्षा से संबंधित। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लगातार प्रयत्न में लगे हुए हैं अपनी रक्षा व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत वर्तमान समय में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, जापान या फिर रूस। किससे लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए आप। चलिए, दीजिए आंसर कमेंट में। चलिए, इसका आंसर है रूस। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। यह एक स्वचालित टैंक, डिस्टर्स और हल्का टैंक है। इन टैंकों को एक एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है जिसमें 3 ऑपरेटिंग सैनिक अंदर बैठ सकते हैं, जिसका वजन 18 टन है और यह 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल भी सकता है। तो यहाँ पे ये जो हमने अभी देखा हल्के वजन वाले जो टैंक हैं, उनकी यहाँ पे विशेषता बताई है कि 18 टन का है ये और साथ ही साथ 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल भी सकता है। इसकी स्पीड भी अच्छी है। इसको देखते हुए भारत जो है रूस से बातचीत कर रहा है और इसको लेने की बात कर रहा है कि भाई आप ये हमको दीजिए, इससे हम अपने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 अक्टूबर या फिर 15 अप्रैल। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4-5 देख लिए हमने यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र WTO बोलेंगे जिसको, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, ये सभी लोग मिलकर मनाते हैं
विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार सन 2019 में किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 171वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके पास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन या फिर 100 दिन, 20 दिन, 30 दिन या फिर 400 दिन। 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन या फिर 400 दिन। कितने दिनों का यहाँ पे इन्होंने घोषणा की है, कितने दिन तक लगातार स्वच्छ जो पानी है, स्वच्छ पेयजल है, वो मिलता रहेगा। चलिए इसका आंसर 100 दिन। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह, चलिए हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई, केंद्रीय जल मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह जी ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज़ क्या मिल गई, जल जीवन मिशन लक्ष्य जो है हमारा 2024 तक का क्या है कि हर घर में तो हमको नल के द्वारा पानी मिलना चाहिए। ये हमने लक्ष्य रखा है 2024 के लिए। भारत में 81.67% घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत 4 स्तरों पर कार्यान्वित की जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई हमको यहाँ पे काम की कि भाई ये जो योजना है ये राष्ट्रीय स्तर पे तो होगी, साथ ही साथ में अलग अलग स्टेट्स में भी चलाई जाएगी और फिर उन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्राम पंचायत के स्तर पर भी चलाएगी। मतलब यहाँ पे लेवल्स बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, हर स्तर पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमको ये व्यवस्था रखनी है। 100 दिन के अंदर हमको यहाँ पे जलापूर्ति करनी है सभी जगह पर, सभी सरकारी स्कूलों में और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर का क्विज हो गया। चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में आ सकती है बहुत मंदी। कितनी आ सकती है? 9.6% की मंदी आ सकती है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है विश्व बैंक। विश्व बैंक बोल रहा है कि कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 में 9.6% की मंदी आ सकती है। विश्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2020 को यह कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% तक गिरावट आने की उम्मीद है। भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। विश्व बैंक ने अपने एक अर्धवार्षिक क्षेत्रीय अपडेट में यह कहा कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के विनाशकारी प्रभावों के लंबे समय तक बने रहने के कारण दक्षिण एशिया अपनी अभी तक की सबसे खराब आर्थिक मंदी झेलने के लिए तैयार है। यह अनौपचारिक श्रमिकों को काफ़ी बुरी तरह प्रभावित करेगा और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगा। कुछ विशेषताएं जो थी इन्होंने डिस्कस की, वो भी हम देख लेते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 6% सालाना वृद्धि के बाद वर्ष 2020 में दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रीय वृद्धि में 7.7% तक की मंदी आने की संभावना है। हालांकि वर्ष 2021 में यहाँ के क्षेत्रीय विकास में 4.5% की प्रतिपूर्ति होने का अनुमान है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुमान से 6% तक कम रहेगी। यह इंगित करता है कि महामारी से होने वाली स्थायी आर्थिक क्षति की भरपाई यह अपेक्षित पलटाव इकोनॉमिकल रिबाउंडिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बता दी कि भाई ये सोच रहे हैं कि ये वापस रिबाउंड करेगा, अपनी स्थिति में वापस जाएगा। तो ये बोला है इन्होंने कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि महामारी की वजह से और स्थायी आर्थिक क्षति हुई है लोगों की अभी भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जिनका पास अगर नौकरी नहीं है या क्या बोलते जो नौकरी जिनकी चली गई है वो अभी भी अभी सेटल नहीं हो पाए, इस वजह से इकोनॉमिक रिबाउंड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया बहुत से उद्योग जो है अभी भी बंद पड़े हुए हैं, और अगर खुल भी गए हैं तो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है और लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, तो कैसा उनका सेलिंग होगी, नुकसान। विश्व बैंक की रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि पिछली आर्थिक मंदी के मामले में निवेश और निर्यात
गिरने से मंदी का सामना करना पड़ रहा। लेकिन इस बार यह बात अलग है, क्योंकि निजी खपत जो परंपरागत रूप से दक्षिण एशिया में मांग की रीढ़ होने के साथ ही आर्थिक कल्याण का एक प्रमुख संकेत भी है, जिसमें 10% से अधिक की गिरावट आएगी, जिससे गरीबी दर में और बात ज़्यादा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे बात वही बोल रहा है ये कि भाई यहाँ पे डिमांड की जो बात है, यहाँ पे जो मेन होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी अर्थव्यवस्था की, यहाँ पे वो कम होगी डिमांड। तो इस वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे 10% तक की गिरावट आने वाली है, जिससे गरीबी में और बढ़ोतरी होगी, गरीबी दर और बढ़ जाएगी। चलिए, एक दुखद खबर भी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। तो यहाँ पे इनकी एक उपलब्धि बोल सकते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री तो हम बनेंगे। तो ये इनकी एक उपलब्धि थी कि मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इस सारे जो थे यहाँ पे लगभग 2 से ज़्यादा ही पार्टियों के प्रमुख हैं यहाँ पे। तो ये इनके कैबिनेट में भी ये मंत्री थे। तो बात वही है, सरकार किसी की भी हो, मंत्री ये बनते थे। तो ये जो उपलब्धि थी शायद एकमात्र व्यक्ति में ही थी, ऐसा बताया गया है। चलिए आगे बात करेंगे रामविलास पासवान जी की नज़र के बारे में, और कुछ जानकारी देख लेते हैं। राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले रामविलास पासवान पहली बार सन 1969 में एक आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। साल 1974 में राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीब भी रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। एक उपाधि दी थी, मौसम वैज्ञानिक बोला करते थे। वो क्यों बोला करते थे? क्योंकि रामविलास पासवान हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले बदलने में माहिर थे। जिस तरफ का रुख होगा उस तरफ वो अपने राजनीति की फैसले बदल लेते थे। उनको किस तरफ बोलना है, ये सारी जो उनकी जो महारत थी, इसलिए वजह से लालू प्रसाद जी यादव उनको मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया करते थे। रामविलास पासवान पिछले 5 दशक में से ज़्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय थे और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में उनकी पहचान भी होती है। वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। रामविलास पासवान का जन्म जुलाई 1946 में बिहार के खगड़िया जिले के एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में एमए, पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। साल 1969 में पहली बार ये बिहार के राज्यसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे। सन 2000 में पासवान ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी की यहाँ पे गठन भी किया था। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।